हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। वेलकम्स टू योर रिनोल्ड चैनल केसीपी एग्रो क्लासेस। और कुछ लोगों ने कल के या फिर परसों के वीडियो पे कमेंट्स किए हैं। उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर कमेंट बॉक्स में हमारी मेहनत की, जो भी उनकी प्रशंसा थी वो की है। तो उस प्रशंसा के लिए सभी का धन्यवाद। और कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर भी किया है, जिसमें जो पीरियोडिक टेबल में मैंने बताया था कि यदि 7 की जगह पर अपन 11 आवर्त कर दे तो 11 आवर्त के नहीं बल्कि 10वें आवर्त तक अपन टोटल कितने तत्व भरेंगे, तो उसका आंसर 290 एक मैडम ने बताया है। उनका बिल्कुल सही आंसर है। तो स्वागत करते हैं, आप ऐसे ही आंसर करते जाएंगे, हम आपके आंसर को पुनः रिपीट करके रिप्लाई ज़रूर करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। अब बात करते हैं हल्की सी प्रीवियस लेक्चर की। उस लेक्चर में अपन ने कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल को बनाने में किस किस ने हेल्प की थी, किस किस का उसके अंदर मतलब वर्कआउट है, उन्होंने वर्कआउट किया उसके अंदर। और धीरे 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 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक अपन पहुंचे। उसमें अपन ने कुछ साइंटिस्ट डिस्कस किए थे, जिनकी मैं बात करूं तो लेवोशियर था, प्राउड था, डोबेराइनर था, डीचान कोर्टोइस था और न्यूलैंड था। उसके बाद में कल एक बात मैंने बताई थी कि अपन दो साइंटिस्ट को पैरेलल में पढ़ेंगे, लोथर मेयर और मेंडेलीफ। लोथर मेयर और मेंडेलीफ। तो अपने पास में आज दो साइंटिस्ट है, और वो साइंटिस्ट जिनका बहुत ज़्यादा योगदान है और जिनको अवार्ड भी मिले हुए हैं। पहले मैं साइंटिस्ट की बात कर रहा हूं तो मेरे पास में है लोथर मेयर। लोथर मेयर। और इसी के साथ में अपने पास जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है वो है मेंडेलीफ। लोथर मेयर और मेंडेलीफ। लोथर मेयर और मेंडेलीफ के रिजल्ट लगभग सिमिलर थे। फर्क इतना है, लोथर मेयर ने ग्राफिकल एनालिसिस की थी, ग्राफ के द्वारा बताया था, और मेंडेलीफ ने ताश के पत्तों पर आवर्त सारणी बनाई थी। दोनों का आधार समान था, सिर्फ इन्होंने ग्राफ पे अध्ययन किया था और इन्होंने ताश के पत्तों पर पीरियोडिक टेबल बनाई। अब बात करते हैं लोथर मेयर की, जहां से पिछले 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए उसके बातों को अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लोथर मेयर की बात करते हैं। तो लोथर मेयर के बारे में ध्यान रखना है कि उन्होंने जो ग्राफ बनाया था वो किस पर आधारित था। तो उन्होंने जो ग्राफ बनाया था, बात करते हैं लोथर मेयर के ग्राफ की, तो उन्होंने ग्राफ बनाया था एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास। या फिर क्वेश्चन यदि इस प्रकार पूछ ले कि लोथर मेयर का जो ग्राफ है उसमें यदि पूछ ले कि फिजिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी, तो एटॉमिक वॉल्यूम के साथ साथ दो प्रॉपर्टी और ध्यान रखनी है, वो है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। यानी ये तीनों में से कोई भी प्रॉपर्टी ग्राफ में लिखकर दे सकते हैं, किसके साथ में? एटॉमिक मास के साथ में। और एटॉमिक मास की जो यूनिट ली थी वो थी एएमयू के अंदर। किसमें थी? एएमयू के अंदर। एटॉमिक वॉल्यूम की जो यूनिट ली गई थी वो ली गई थी सेंटीमीटर क्यूब में। अब इनके ग्राफ में थोड़ी थोड़ी कमियां थी, और उन्हीं कमियों से यहां पर पिछली साल क्वेश्चन पूछ लिया गया था, और नीट 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो अपन इनके ग्राफ को देखते हैं, लोथर मेयर के ग्राफ को देखते हैं। तो इधर देखिए,
अगर अपन लोथर मेयर का ग्राफ देखते हैं तो कुछ बातें इस प्रकार पूछी जाती है कि लोथर मेयर ने किस चीज कौन कौन से तत्व को कहां कहां रखा, किस किस कैटेगरी के तत्व को कहां कहां रखा। तो आप इसको देखें, उन्होंने यहां पर ऊपर पीक पर, शिखर पर, बिल्कुल पीक पर देखिए, यहां पर इन्होंने कौन कौन से तत्व लिए थे। तो इन्होंने तत्व लिए थे क्षारीय धातुएं, क्या ली थी, क्षारीय धातु ली थी। उसके बाद में देखिए यहां पर आप देख सकते हो रुबीडियम सबसे ऊपर लिखा हुआ है, यहां पर देखो सोडियम लिखा हुआ है, यहां पर इस ग्राफ में पोटेशियम था। तो पीक पे यानी शिखर पे क्या लिया था इसने, क्षारीय धातुएं। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कि लोथर मेयर ने अपने ग्राफ में पीक पर या शिखर पर कौन से तत्वों को रखा था। तो ध्यान रखना फर्स्ट ए के क्षारीय धातुओं को। उसके बाद में इसने यहां पर जो गलती की थी वहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि इस पहले पीक पर देखो इसने अक्रिय गैस हीलियम को रख दिया था। किसको रख दिया था, हीलियम को। तो एक क्वेश्चन तो इस प्रकार था कि लोथर मेयर के ग्राफ में क्षारीय धातुओं के साथ में किस तत्व को शिखर पर रखा गया था। तो आप बताओगे हीलियम को रखा गया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिसेंटली पूछा गया है, वो क्वेश्चन था कि इसने यहां पर देखो इस जगह पर आपको कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स दिख रहे होंगे। तो इन डी ब्लॉक एलिमेंट को कहां पर रखा था, बॉटम पर, और बाकी सारे के सारे देखो यहां पर नॉन मेटल्स है। लेकिन एक मेटल आपको यहां पर एल्यूमिनियम दिख रही है, और ये एल्यूमिनियम का क्वेश्चन पूछा गया था कि जो संक्रमण धातुएं हैं इनके साथ में कौन सी एक धातु थी जिसको बॉटम यानी आधार पर रखा गया था, और वो है एल्यूमिनियम। तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए इस पीक से जब मैं नीचे उतरता हूं, ऊपर जाते टाइम नहीं, नीचे उतरते टाइम आप देख सकते हो यहां पर नीचे आते टाइम यहां पर देख सकते हो आप, नीचे आते टाइम यहां पर देख सकते हो आप, नीचे आते टाइम यहां पर देख सकते हो आप। यहां पर क्या लिया था, तो सबसे टॉप पे लिया था क्षारीय धातुएं, और टॉप से नीचे उतरते टाइम इसने लिया था क्षारीय मृदा धातुओं को। किसको लिया था, क्षारीय मृदा धातुओं को। और इस शिखर के ऊपर जब चढ़ रहे थे तब यहां पर क्या थे, हैलोजन। यहां पर क्या थे, हैलोजन। यहां पर क्या थे, हैलोजन। आप देख सकते हो यहां पर क्या थे, हैलोजन। तो चार क्वेश्चन आगे। नंबर एक चीज, शीर्ष पे कौन थी, क्षारीय धातुएं। शीर्ष से नीचे उतरते टाइम कौन थी, मृदा क्षारीय धातु। शीर्ष पर चढ़ते समय कौन सी थी, हैलोजन थी। यहां आधार के ऊपर क्या थी, संक्रमण धातुएं, उन्हीं के साथ में एल्यूमिनियम को भी रख दिया था। तो कुछ गलतियां थी लोथर मेयर। बाकी आप देख सकते हो, देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, कंटिन्यू स्ट्रोंशियम तक परमाणु द्रव्यमान का वॉल्यूम या फिर बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट के साथ जो ग्राफ था वो इस प्रकार आया, जो आज की आधुनिक आवर्त सारणी से कुछ कुछ मैच करता है। लेकिन उस समय ग्राफ का इतना करेज नहीं था, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया गया था और मेंडलीफ को अपना लिया गया था। तो आशा करते हैं लोथर मेयर के जो ग्राफ है वो ध्यान रखोगे। कौन कौन से, नंबर एक चीज, शीर्ष पर क्षारीय धातुएं थी, लेकिन पहले शीर्ष पर हीलियम को रख दिया था, जो कि शीर्ष के ऊपर नहीं रखना था। दूसरा, आधार के ऊपर संक्रमण धातुएं थी, लेकिन साथ में एल्यूमिनियम को रख दिया था। उसके साथ में ऊपर जब चढ़ते हैं शीर्ष के ऊपर, तब आपके पास में क्या आएगी, हैलोजन, और नीचे उतरते टाइम क्या आएगी, क्षारीय मृदा धातुएं। इस प्रकार लोथर मेयर ने क्या बनाया था, ग्राफ। तो लोथर मेयर का क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया है, ग्राफ किस किस के मध्य था। तो पहला क्वेश्चन तो एटॉमिक वॉल्यूम यानी परमाणु आयतन और परमाणु द्रव्यमान के साथ ग्राफ था। एटॉमिक वॉल्यूम के अलावा यदि कोई प्रॉपर्टी पूछे तो आप साफ एनसीईआरटी में देख सकते हो, एटॉमिक वॉल्यूम के साथ में ऐसा लिखा हुआ है, या बीपी बॉइलिंग पॉइंट, एमपी मेल्टिंग पॉइंट। अब उम्मीद करता हूं कि आपको लोथर मेयर का ग्राफ समझ में आया होगा, लेकिन लोथर मेयर को एक्सेप्ट नहीं किया था।
क्या ये आधुनिक आवर्त मैच करता है? बिल्कुल करता है कुछ मायनों में। अब बढ़ते हैं अपन मेंडलीफ की आवर्त सारणी पे, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और मेंडलीफ अपने जमाने का बादशाह रहा हुआ है, उसने बहुत अच्छे तरीके से आवर्त सारणी को जमाया, लेकिन कुछ कमियों के कारण उसको भी क्या कर दिया? डिस्कार्डेड कर दिया। कमियां बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बोला जा सकता कि मेंडलीफ फेल हुआ था, उसमें सिर्फ कुछ कमियां थी। तो यहां पर देखिए, अब अपन बात करेंगे मेंडलीफ की। मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। नंबर एक चीज मेंडलीफ के बारे में बता दूं कि मेंडलीफ जो है, इन्होंने ताश के पत्तों पर आवर्त सारणी बनाई थी। आज अपनी जो बुक में आवर्त सारणी छपी हुई है, इस प्रकार से मेंडलीफ ने आवर्त सारणी नहीं बनाई थी। इन्होंने किस पर बनाई थी? ताश के पत्तों पर। पहली चीज, ताश के पत्तों पर, जुआरी नहीं था भाई, ताश के पत्तों पर आवर्त सारणी व्यवस्थित की। नंबर एक चीज किस पे थी? ताश के पत्तों पर। अब आइए नेक्स्ट चीज, सेकंड, इसकी आवर्त सारणी में कितने तत्व थे? तो कुल तत्व की बात करते हैं, 63 तत्व है। और मैंने कल बताया भी था 1865 में 63 तत्व आए थे, इसलिए आवर्त सारणी की जरूरत पड़ी। तो यहां पर कुल तत्व कितने थे? 63 तत्व थे। मेंडलीफ जो है, इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में जो ग्रुप बनाए थे, उन ग्रुप यानी समूह या फिर मैं बोलूं वर्ग, इनकी संख्या थी 8। और आवर्त की बात करें तो संख्या थी 7। यहां से इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जो कि जब आप एनसीईआरटी में मेंडलीफ को पढ़ोगे तो उस जगह नहीं है, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में आप कंटिन्यू टॉपिक को करोगे तो एक पैराग्राफ में आपको मिलेगा कि आवर्त को मेंडलीफ ने आवर्त नहीं कहा था। आवर्त को मेंडलीफ ने आवर्त नहीं कहकर क्या बोला था? सीरीज, श्रेणी बोला था। क्या बोला था? श्रेणी बोला था। अब अपन बात करते हैं वापस मेंडलीफ की आवर्त सारणी में वर्ग की। तो इधर देखिए, फोर्थ पॉइंट है अपना कि मैं वर्ग की बात करूं तो वर्ग में मेंडलीफ ने अपने प्रत्येक वर्ग को ए तथा बी में वर्गीकृत किया। किसमें किया था? ए तथा बी में वर्गीकृत किया था। जैसे फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकंड ए, सेकंड बी, इस प्रकार इन्होंने क्या किया? वर्गों को विभक्त किया। क्यों किया? तो ध्यान रखिए, इसने ए उपवर्ग जो है उसमें तो रखा था जिनकी संयोजकता क्या थी? समान थी। जिनकी संयोजकता क्या थी? समान थी। बी में उनको रखा जिनके गुणधर्म लगभग समान थे। यानी एक में उनको रखा जिनकी वैलेंसी थी, और सेकंड में उनको रखा था जिनकी क्या थी? प्रॉपर्टीज क्या थी? सिमिलर थी। या फिर आप बोल सकते हो कुछ के सेकंड, या फिर मैं बोल सकता हूं इस बी के अंदर कौन से एलिमेंट्स को रखा था? संक्रमण धातुओं को या फिर डी ब्लॉक एलिमेंट को। आशा करते हैं कि चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। पहली चीज, ताश के पत्तों पर बनाई। कुल तत्व 63 थे। समूह या वर्ग कितने थे? 8। आवर्त कितने थे? 7। आवर्त को आवर्त बोला क्या? नहीं बोला। क्या बोला? सीरीज बोला या फिर श्रेणी बोला। फिर वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन कौन सी में? ए और बी। ए में उनको रखा जिनकी संयोजकता समान।
बी में उनको रखा जिनके गुणधर्म समान, संयोजकता या फिर मैं क्या बोल सकता हूं जिनकी वैलेंसी क्या होगी, सिमिलर होगी। प्रॉपर्टीज क्या होगी सेकंड में, सेम होगी, सिमिलर। नेक्स्ट अपन बात करके चलते हैं मेंडलीफ की। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं मेंडलीफ को। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं मेंडलीफ के। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है, इसका जो आधार है वो क्या था, तो मैंने बोला था आधुनिक आवर्त सारणी से पहले सारे किस पे थे, परमाणु द्रव्यमान से। तो आधार की बात करते हैं तो वो क्या था, परमाणु द्रव्यमान। और इन्होंने यहीं से अपना एक नियम दे दिया या फिर बोल सकता हूं कथन दिया कि तत्वों के गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के आवृत्ति फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। यानी मैं कह सकता हूं द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। क्या बोल सकता हूं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज are periodic function of atomic mass। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे इन्होंने पूरे 63 तत्वों को जमाया भी था, लेकिन कुछ जगह गलतियां भी कर दी थी। तो अभी तक अपन ने सिर्फ पढ़े थे मेंडलीफ के कथन। अब मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है उसके कुछ लाभ भी अपने पास में। नंबर एक चीज, उस लाभ से आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में पीरियोडिक टेबल के बताया था कि अध्ययन सबसे पहले गुणधर्मों पर शुरू किसने किया था, डोबेराइनर ने। लेकिन प्रकाशित सबसे पहले किसने किए थे, मेंडलीफ ने। या मैं बोलतूं कि तत्वों का सुव्यवस्थित सारणी के रूप में वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था, तो आप आंसर करोगे मेंडलीफ। किसने किया था, मेंडलीफ ने। तो क्या बोल रहा हूं, नंबर एक चीज, तत्वों का सुव्यवस्थित प्रथम वर्गीकरण प्रकाशित किया। प्रकाशित को अंडरलाइन कर लेगा। प्रथम वर्गीकरण जो सुव्यवस्थित था वो किसका था, मेंडलीफ का था। यहां पर फिर बोल रहा हूं, इस कथन को घोट लेना। इस कथन को क्या कर लेना है, घोट लेना है। इसके ऊपर लिख लेना MTR। मुझे तो रट लो। अरे चमका क्या, इधर देखो नेक्स्ट चीज। दूसरा इसका फायदा, इन्होंने क्या किया था, अपनी आवर्त सारणी में कुछ तत्वों की जगह खाली छोड़ दी थी। कुछ तत्वों की जगह खाली छोड़ दी थी कि यहां पर भविष्य में कोई ना कोई तत्व आएंगे। मुझे नहीं पता वो तत्व कौन से, लेकिन यहां पर कुछ तत्व आए थे। तो इन्होंने कौन कौन से तत्वों की भविष्यवाणी की, तो इधर देखिएगा, इन्होंने भविष्यवाणी की थी गैलियम,
स्कैंडियम, जर्मेनियम और टेक्नीशियम। तो आप देखिए याद कैसे रखना है, तो आप इसकी ट्रिक भी लिख लीजिएगा। ट्रिक है गंगा से जमुना तक, क्या ध्यान रखोगे, गंगा से जमुना तक। गंगा से आप क्या याद करोगे, GA गंगा, से SC, जमुना GE, तक से TC टेक्नीशियम। अब इधर देखिए इनका नाम तो इसने अभी नहीं दिया, क्योंकि ये अभी क्या होगा, डिस्कवर ही नहीं हुए थे, लेकिन इनकी जगह खाली छोड़ दी थी और इनके जो नाम थे वो क्या दिए थे, रियल नाम ये नहीं दिए थे, इनके नाम इस प्रकार दिए थे कि इसकी जगह कोई तत्व आएगा। तो भविष्यवाणी के लिए उनको एक प्रिडिक्शन वर्ड दे दिया गया था, भविष्यवाणी कर दी गई थी। तो इनके एक क्या थे, मित्र थे, और इनके जो मित्र थे वो संस्कृत के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, तो उन्हीं का असर इन पे पड़ा और इन सभी तत्वों के नाम लिखते समय इन्होंने क्या किया था, इनके ठीक ऊपर वाले जो तत्व हैं, जैसे गैलियम के ऊपर एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम के नाम के साथ में क्या लिख दिया, एक का एल्यूमिनियम। इन तत्वों की क्या की थी भविष्यवाणी, ये तत्व उपस्थित नहीं थे, एक का एल्यूमिनियम। आप देख सकते हो जो जर्मेनियम है वो किसके नीचे है, सिलिकॉन के नीचे। तो क्या है, कोई एक का सिलिकॉन। अब ध्यान रखें उसकी आवर्त सारणी के, स्कैंडियम के लिए क्या लिखा, एक का बोरोन, एक का बोरोन। यहां पर मैं बात करूं टेक्नीशियम किसके नीचे, मैंगनीज के, तो इसने क्या लिख दिया, एक का मैंगनीज। तो आपको सिर्फ यहां पर दो ही याद रखने हैं, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन, सिर्फ दो ही मैंने क्यों बोला, क्योंकि एनसीईआरटी में कितने है, दो ही है। एनसीईआरटी में कितने हैं, दो है। एनसीईआरटी में कितने हैं, दो है। कौन कौन से, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन। यानी कि गैलियम जो है इसका नाम था, एक का एल्यूमिनियम, और जर्मेनियम का नाम क्या था, एक का सिलिकॉन था। तो सिर्फ दो को याद रखना है, बाकी दो को ध्यान में नहीं रखना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इस प्रकार है कि इन्होंने आवर्त सारणी के अध्ययन को एक नई दिशा दी, क्योंकि इन्होंने अब सारणी के रूप में पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मतलब उस ताश के पत्तों को एक सारणी की तरह जमाया था। तो इनको क्या मिल गया, यहां से नया एक कदम मिल गया, एक नई डायरेक्शन मिल गई कि अब यहां से क्या किया जा सकता है, तत्वों को क्रम से जमाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फोर्थ पॉइंट पे, और वो क्या है कि मेंडेलीफ में ऐसी क्या कमियां थी, मेंडेलीफ के अंदर ऐसी क्या कमियां थी कि इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, इसको डिस्कार्डेड कर दिया गया था। तो नंबर एक चीज कमियां थी कि मेंडेलीफ ने पहले क्या बोला था कि तत्वों के गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन कुछ जगह पर इन्होंने क्या किया था, गलतियां कर दी थी, परमाणु द्रव्यमान बढ़ रहा था फिर भी आगे पीछे एलिमेंट्स को लिख दिया था। जैसे आप देख सकते हो कोबाल्ट और निकल के केस में, टेल्यूरियम और आयोडीन के केस में, यहां पर इन्होंने क्या कर दी, गलतियां कर दी। कोबाल्ट और निकल को इस प्रकार रख दिया था, लेकिन कोबाल्ट का जो एटॉमिक वेट था वो क्या था, निकल से ज्यादा, टेल्यूरियम का किससे था, आयोडीन से ज्यादा, फिर भी इनको
उल्टा लिख दिया था। दूसरी कमी की बात करते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, जैसे मैं लूं समस्थानिकों की बात करूं, यानी आइसोटोप की बात करें, समस्थानिक क्या चीज होती है, नाम ही बोल रहा है सम प्लस स्थानिक। सम का मतलब समान, स्थानिक किसके लिए लिया गया यहां पर, एटॉमिक नंबर के लिए। तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा लेकिन एटॉमिक वेट क्या होता है, डिफरेंट। समझतानी क्या था, एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम, लेकिन एटॉमिक वेट क्या होता है, डिफरेंट, भिन्न होता है। अब यहां से इसका नियम याद करो, इसने बोला था परमाणु द्रव्यमान के। अब समस्थानिकों का तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, भिन्न। तो इसने क्या किया, समस्थानिकों को भी भिन्न भिन्न जगह पर रख दिया था। ये इसकी क्या थी, कमी थी। तो इस प्रकार से क्या हुआ था, मेंडेलीफ को डिस्कार्डेड कर दिया, क्योंकि आइसोटोप आपको पता है जिनका एटॉमिक वेट क्या होता है, डिफरेंट। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मेरे पास में हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का 1 हाइड्रोजन, 1 ड्यूटेरियम और 1 ट्राइटियम। यहां पर देखिए एटॉमिक मास 1 2 और 3, तो इनको क्या कर दिया, अलग अलग जगहों पर लिख दिया था। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इन्होंने क्या किया था, समान गुणधर्मों वाले तत्वों को भी कई जगह अलग अलग रख दिया था। तो बोल रहा हूं समान गुणधर्म वाले तत्वों को भी भिन्न स्थान दिया, यानी अलग अलग रख दिया। जैसे मैं एग्जांपल लूं कि प्लेटिनम के साथ में रखना था किसको, गोल्ड को, Au को, लेकिन इन्होंने क्या किया, इनको डिफरेंट जगह रख दिया था। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, तो इन्होंने क्या किया, भिन्न गुणों वाले, भिन्न गुणों वाले तत्वों को एक जगह रख दिया था। भिन्न गुणों वाले तत्वों को क्या कर दिया, एक जगह रख दिया था। जैसे मैं एग्जांपल लूं, तो आप देख सकते हो पहले ही ग्रुप में, पहले ही समूह में इन्होंने क्या किया था, सिल्वर वगैरह को रख दिया, जो कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम से किसी भी प्रकार से गुणधर्म मैच नहीं करता है। तो इस प्रकार मेंडेलीफ को क्या कर दिया, डिस्कार्डेड कर दिया, क्योंकि इसमें क्या थी, कुछ डीमेरिट थी। अपन इसको फेल नहीं बोल सकते, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई थी। अपन बोलेंगे इनमें डीमेरिट्स थी, कमियां थी। अब देखिए यहां पर अपन ने बात की थी 4 तत्वों की, और वो तत्व कौन कौन से थे, गंगा से जमुना तक। तो इन्होंने क्या किया, उन तत्वों की भविष्यवाणी के साथ में कुछ ऐसे इमेजिनरी फॉर्मूला दे दिए, इंपेरिकल फॉर्मूला दे दिए, मूलानुपाती सूत्र दे दिए कि इस प्रकार के सूत्र इनके होंगे। जैसे पूछ ले कौन कौन से दिए थे, तो आप ध्यान रखोगे नंबर 1 चीज, इन्होंने उनके हेलाइड का सूत्र दिया, मतलब इक्का एल्यूमिनियम का जो हेलाइड का सूत्र था वही किसका था, गैलियम का मिला। दूसरा इन्होंने इनके ऑक्साइड का सूत्र लिख दिया था। तीसरा इन्होंने इनका एप्रोक्स यानी बोला कि लगभग परमाणु द्रव्यमान इतना होगा। और जब तत्वों की खोज हुई और इनसे मैच किया गया था तो लगभग समान आंसर मिला, इसलिए मेंडेलीफ को बहुत बड़ा ज्ञाता माना गया था उस जमाने में। अब देखते हैं अपन मेंडेलीफ की पीरियोडिक टेबल को। सर आप पीरियोडिक टेबल लगा दी मेंडेलीफ की सेकंड इमेज।
नहीं, ये मॉडर्न आ गई, ये मॉडर्न है, इसको चेंज करो। हाँ, इस पीरियोडिक टेबल को देखिए आप, यहां पर आप देख सकते हो, इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें कुछ कमियां क्या क्या थी। तो इधर देखिए, पहली यहां पर देखो आपके पास में कोबाल्ट और दोनों को देखिए। कोबाल्ट जो इसका एटॉमिक वेट देखिए 58.93 है, जबकि निकल का 58.63 है, जबकि इस निकल को बाद में रखा गया है एक। यहां पर देखिए नेक्स्ट चीज, आयोडीन और टेल्यूरियम। ये देखिए टेल्यूरियम का एप्रोक्स कितना रखा हुआ है 128, क्योंकि 127.9 होता है, और आयोडीन का कितना है 127। फिर भी आयोडीन को देखिए आप बाद में रखा गया है। उसके बाद में अपन ने क्या देखा था कि कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी वालों को एक जगह लिख दिया था। जैसे आप देख सकते हो यहां पर सिल्वर वगैरह है, इनकी प्रॉपर्टी लिथियम सोडियम पोटेशियम से मैच नहीं करती है। उसके साथ में समान गुणधर्मों वालों को अलग रख दिया था। यहां पर देखो प्लेटिनम था, यहां गोल्ड आना चाहिए, लेकिन गोल्ड को कहां रख दिया था, फर्स्ट बी के अंदर। कहां रख दिया था, फर्स्ट बी के अंदर। इसलिए इनको क्या कर दिया, डिस्कार्डेड कर दिया। ग्रुप जो थे, ये वाले जो ग्रुप आपको दिख रहे हैं, ये वाले, ये फर्स्ट ए है, और ये वाले जो है ये क्या है, फर्स्ट बी। इस प्रकार इनको क्या किया था, ए और बी में क्लासिफाइड किया था, सब ग्रुप में। 8वें ग्रुप में आप क्या देखोगे, 3-3 के जोड़े में, 3-3 के जोड़े में एलिमेंट को रखा था। और 7वां जो ग्रुप है, इसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है कि 7वें का जो 7th बी है उसमें कौन से तत्व आते हैं, तो आपको बताने हैं कौन से तत्व आते हैं। तो आप बताओगे डी ब्लॉक के एलिमेंट या फिर संक्रमण धातुएं। इधर देखिए, अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें या फिर अपन एटॉमिक साइज की बात करेंगे, उस टाइम ये भी बताया जाएगा कि देखो ये 8वें में फेरस कोबाल्ट और निकल को एक जगह क्यों लिखा, क्योंकि फेरस कोबाल्ट और निकल की साइज लगभग सिमिलर होती है। कैसी होती है, लगभग सिमिलर। किसकी, फेरस कोबाल्ट और निकल की। तो आप देख सकते हो यहां पर इन्होंने कितने वर्ग दिए, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और 8th। ध्यान रखना अभी अक्रिय गैसें नहीं आई थी, अक्रिय गैसों को हेनरी मोजले ने ऐड किया था। यहां पर यह पॉइंट ध्यान रखना कि मेंडेलीफ ने पीरियड को पीरियड नहीं कहा था। अब आते हैं अपन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या अपन बोल सकते हैं आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी। उम्मीद करते हैं मेंडेलीफ की जो आवर्त सारणी है वो आपको समझ में आई होगी। आपके लाइक्स, शेयर और कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं ऐसे ही आप लोग जुड़े रहेंगे। और केसीपी एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को पर्सनलाइज्ड कर दे, ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इसमें क्या क्या चीजें आई थी, इसका लॉन्ग फॉर्म कौन सा था, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसका अरेंजमेंट किया था, और एकमात्र हाइड्रोजन से आप कैसे 118 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद कर सकते हो,
सिर्फ सिंगल हाइड्रोजन की हेल्प से कि हाइड्रोजन एक नंबर पे आता है, वहां से आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।